नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये इलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट के संबंध में है, रोजगार और चुनाव के संबंध में। जैसे आपको पता है बिहार में इलेक्शंस हुए, उसके कल रिजल्ट्स भी आए। तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था इलेक्शन का, वो था रोजगार का। तो उसी बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है कि कैसे धीरे धीरे हमारे जो चुनाव है उनमें रोजगार का जो एक मुद्दा है वो बहुत बड़ी जगह बना चुका है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये हमारे प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उनके बारे में बात करता है, लेकिन समस्याओं का सामना इन प्रदूषण बोर्ड्स को करना पड़ता है। उनके कार्यात्मक फंक्शनल जो ड्यूटीज रहती है, जो कार्य रहते हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए, उन्हें करने के लिए। तो इन सारी समस्याओं की ये आर्टिकल बात करता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज थे। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। तो अभी एक यूनिक ई हेल्थ कार्ड सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई है एक राज्य सरकार ने। तो इन निम्न में से वो कौन सी राज्य सरकार है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी तेलंगाना। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहता है हर राज्य के लिए, और सेंट्रल एक है। तो इनको अपने कार्यात्मक जितनी भी गतिविधियां है उनको डिस्चार्ज करने के लिए, उनका कार्यवहन करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में एक विस्तृत चर्चा करिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है ये है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार के बारे में। तो बिहार में जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा मुद्दा चुनाव में बना रहा, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम अगर भारत में ये देखें तो पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो 10 ईयर्स आफ्टर अगर हम 2003 की बात करें तो जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो हमको 7% पर एनम के हिसाब से देखने को मिला। उसके साथ में एक शिफ्ट देखने को मिला कि एग्रीकल्चर से लोग नॉन एग्रीकल्चर जो जॉब्स है उनके तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर साल नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में 1.5 मिलियन पर ईयर के हिसाब से हमें एक वृद्धि इसमें देखने को मिलती है। उसके अलावा ओनली 2 मिलियन यूथ जॉइंट लेबर फोर्स एज स्कूल इनरोलमेंट वर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो लेबर वर्कफोर्स ज्वाइन करने की बात थी, तो इसमें अब केवल 2 मिलियन यूथ ही इसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण माना गया है कि जो स्कूल इनरोलमेंट है वो बढ़े है। स्कूल इनरोलमेंट से जो एक बच्चा होता है जिसके पास में पहले शिक्षा नहीं होती थी तो वो आराम से एक लेबर एक्टिविटी में चले जाता था, लेकिन अब वो शिक्षा कंप्लीट करता है, उसका 12वीं होती है, उसकी मैट्रिक होती है, उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो बहुत अनलाइकली है कि ये उस लेबर फोर्स के कामों में जाएगा। तो न्यू नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स पुल्ड 5 मिलियन आउट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे इनरोलमेंट रेट्स यहाँ पे स्कूल के बढ़े तो उसके कारण ये हुआ कि नॉन एग्रीकल्चर जो जॉब्स थे हमारे उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली। तो आज 5 मिलियन जो है ये एग्रीकल्चर से निकल के नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में जाते हुए हमको हर साल दिखते हैं। तो ये 5 मिलियन जॉब्स का यहाँ पे एक पुल हुआ है। तो उसके साथ में अगर हम देखें तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था की बात कर ले, क्योंकि जॉब्स की जब बात आती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। लेकिन अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले 9 क्वार्टर्स को देखें तो यहाँ पे एक स्लो डाउन हमको देखने को मिला है कोविड के पहले के दौर में। कोविड के बाद में जब आर्थिक गतिविधियां बंद हुई तो उसके बाद में ये और दौर आगे बढ़ गया। देखते कितने लंबे समय तक रहता है, जल्द से जल्द इसमें सुधार होने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। उसके साथ में द सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइड दैट इट वाज अ प्रॉब्लम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 2019 के इलेक्शन आते, राइटर बताते कि 2019 के इलेक्शन के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट का इशू इतना बड़ा नहीं रहा था जितना अभी हमको बिहार में देखने को मिलता है। उस टाइम नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा भी आने वाला था तो उसे भी डिले कर दिया गया। इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसके बाद में ये डेटा पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे अगर हम बिहार और यूपी में अगर स्पेसिफिकली बात करें बिहार के साथ में, तो इस दौर में हमको ये एक चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर रहते हैं
वो इस दौर में अपने घर वापस लौट के आए, क्योंकि सडन लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी चली गई। वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं बचे। इसलिए हमने इस दौर में देखा कि काफ़ी लोग पैदल चलते हुए अपने घर वापस आए। तो यहाँ पर हमको एक एम्प्लॉयमेंट की इन राज्य में बहुत बड़ी समस्या दिखती है। इसके कारण ही ये लोग माइग्रेट करके, ये मूव करके दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं। तो कुछ मिथ और रियलिटी की बात की गई है। जैसे कि कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को नौकरियां देनी चाहिए। अब ये किस पृष्ठभूमि पे कहते हैं? तब हम ये माने कि गवर्नमेंट मेन एम्प्लॉयर है, ठीक है। लेकिन अगर हम रियलिटी, राइटर बताते हैं कि रियलिटी अगर हम देखें तो 7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, केवल 7% ही ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो हमको सरकार की तरफ से आता है। उसमें अगर हम PSUs को भी इंक्लूड करते हैं, सरकारी PSUs को, इसको भी मिला लें, तो केवल 7% ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो सरकार की तरफ से आता है। ये NSSO जो है, नेशनल सर्वे सैंपल जो डेटा लेते हैं, उनके अनुसार ये फिगर आया है 2017-18 के अनुसार। तो कुछ आंकड़ों में हम इसको और जान लेते हैं। तो आउट ऑफ 465 मिलियन जॉब्स, तो 465 मिलियन जॉब में से केवल 34 मिलियन जॉब जो है वही गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट हुई। उसके साथ में अगर हम और बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स जो है, इनमें काफ़ी एक डिक्लाइन देखने को मिला। 2005 से 12 की बात करें तो उस टाइम पे हमको 1.3 मिलियन हर साल बढ़ती हुई दिखती थी। लेकिन 2012 से 18 के बीच में ये 0.4 मिलियन हर साल बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसमें काफ़ी, ये आधे से भी बहुत कम हो गई, ये हमें आंकड़ों से क्लियर दिखता है। उसके साथ में नंबर ऑफ यूथ इंगेज्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। तो यहाँ पर एक मिथ और रियलिटी एक और है। तो यहाँ पर अगर हम मिथ की बात करें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन क्रिएट जॉब्स, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम रियलिटी में आए तो रियलिटी में हमको दिखता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब है वो 81 मिलियन हुआ करते थे, वो डिक्लाइन करके 63 मिलियन हो गए 2005 से 12 के बीच में। और अगर उससे और अगर हम आगे बढ़े तो ये 49 मिलियन बन गए 2012 से 18 के दौर में। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि 95% जो मुद्रा लोन दिए जाते हैं वो स्मॉलेस्ट और शिशु कैटेगरी को दिए जाते थे, पर उसके बावजूद भी हमको इतना कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुद्रा लोन जो है वो बहुत स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस है उनको दिए गए। तो वो जॉब क्रिएशन में वैसे भी इतने ज़्यादा एकदम से यहाँ पे सक्सेसफुल वो होते हुए नहीं दिखते हैं। तो वही नेक्स्ट चीज़ बताई है राइटर ने कि 99% ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेस आर माइक्रो, काफ़ी छोटे स्तर पे है। तो इतने जॉब क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं क्रिएट कर पाएंगे, इसकी एक हमेशा आशंका बनी रहती है। उसके साथ में राइटर बताते हैं कि यहाँ पे रोजगार का मुद्दा जैसे बिहार इलेक्शन में रहा है, उसके अलावा भी कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो हो सकता है समय के साथ में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़े। जैसे एक हेल्थ वाला इशू हो गया, आपका एजुकेशन वाला इशू हो गया। क्योंकि अगर हम बिहार जैसे राज्य में देखें तो एक एलोपैथी डॉक्टर का अगर हम प्रपोर्शन देखें तो वो उसके अंडर 43,000 का पॉपुलेशन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका शिफ्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अलावा हेल्थ और एजुकेशन पे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ में एक महत्वपूर्ण डेटा ये एक और है कि जैसे हमारे आज का यूथ शिक्षित हो रहा है, लेकिन अगर हम नंबर के आंकड़ों में बात करें तो ग्रुप C और D के जो जॉब्स है वो 89% है कुल टोटल जॉब्स के, और A और B कैटेगरी के जो जॉब्स है वो केवल 11% ही टोटल जॉब्स के है। तो चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है स्मॉग बैटल की, जैसे वायु प्रदूषण होता है तो वायु प्रदूषण के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण रोल रहता है वो रहता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स का। ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो हमारे सेंट्रल लेवल पे भी है, वो हमारे स्टेट्स लेवल पे भी है। तो वैसे ही एक स्टेट लेवल का हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका उदाहरण देते हुए राइटर ने इस आर्टिकल में कई ऐसी चीज़ें बताई है जिस पर वाकई काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना था, ये सिर्फ हम कानून ला के या हम केसेस फाइल करके PIL फाइल करके या सिर्फ इस पर एयर पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स करके हम इस समस्या का निराकरण नहीं पा सकते। राइटर बताते हैं कि इसमें आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपको प्रोफेशनल्स लोगों को रखने की ज़रूरत है जो कि सच में इसका निराकरण निकाल सके। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको नियंत्रण ही नहीं रखना है, आपको बचाव भी करना है कि वायु प्रदूषण ना हो। उसके अलावा
आपको एडवाइस करना है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ऐसे कदम उठा पाए जिससे ये नियंत्रण हो सके और इसका प्रिवेंशन भी इसको हो सके, इस पर रोकथाम भी हो सकते। उसके साथ में आपको इन्फॉर्मेशन, जनमानस तक आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि उनमें जागरूकता लानी है, अवेयरनेस लानी है कि पॉल्यूशन कंट्रोल का जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूशन से कई ज़्यादा समस्या होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास में इंस्पेक्शन की भी एक शक्ति होती है कि जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उनका समय समय पर जाकर ये इंस्पेक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के होते हैं। तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ पे आ जाते हैं हम कि कौन कौन सी समस्या फेस करने को मिलती है। सबसे पहले राइटर जो है उन्होंने खुद हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उदाहरण दिया है और बताया है कि यहाँ पर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70% शॉर्टेज है स्टाफ का, मतलब अंडर स्टाफ ये काम कर रहा है, मतलब आधा स्टाफ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक अंडर स्टाफ की एक समस्या है। उसके अलावा डू नॉट गेट टू डेवलप एनी स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो ही नहीं पाता है, अंडर स्टाफ है पहले ही, तो एक ही ऑफिसर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उससे होता ये है कि वो एक भी काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। उसके साथ में लैकिंग नेसेसरी लीगल स्किल्स, तो लीगल स्किल्स जो है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी प्रोसिक्यूटर्स आपने रखे हुए हैं वो सारे पार्ट टाइम्स हैं। तो उनका जब केस आता है वो केवल उसी मामले में उसी समय देखते हैं, अदरवाइज वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो आपके पास में बहुत कम फुल टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है। एक उदाहरण दिया है कि काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो वहाँ पर है ये लोग खुद लीगल काम करते हैं, जिसमें बहुत सारी कमियां खामियां रह जाती है, जिसके कारण जो लीगल रिकोर्स है वो नहीं मिल पाता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो क्रूशियल फंक्शंस है उसके लिए इतने फंड्स नहीं आ पाते हैं, तो एक अनेबल हो जाते हैं कि वो कैसा पैसे खर्च करें जो क्रूशियल फंक्शन है उसके लिए। उसके अलावा ऑफिशियल्स आर गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अंडर स्टाफ है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिशनल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। और एक उदाहरण तो दिया है कि जो हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अंडर एक पोल्ट्री फार्म आता है, तो कहाँ से कहाँ तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्ट्री फार्म का कहाँ से कहाँ तक रिलेशन हुआ। तो ऐसे अननेसेसरी जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी हमें हटाने की, कम करने की यहाँ पे आवश्यकता है, राइटर बताते हैं। तो आज का चलिए हमारे जो आर्टिकल्स थे वो डिस्कस हो गए। न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं। तो यूनिक ई हेल्थ कार्ड फॉर ऑल दिल्ली रेसिडेंट्स, तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि अगस्त 2021 तक हम दिल्ली के सारे निवासियों को एक ई हेल्थ कार्ड दे देंगे। ई हेल्थ कार्ड जो होगा ये QR कोड बेस्ड होगा, आप उसको स्कैन करिए और आपको पेशेंट्स का सारा डिटेल निकल जाएगा। तो ये इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं HIMS, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्लाउड बेस्ड, क्लाउड जो टेक्नोलॉजी है उस पर ये बेस्ड होगा। तो ये जो इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम है ये दिल्ली के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। तो ये जो HIMS रहेगा ये क्या क्या कवर करेगा, ये करेगा पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, स्पेशलिस्ट सर्विस मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, पेशेंट केयर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन है वो भी आने वाला है। उसके साथ में राज्य सरकारों की तरफ से भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे कदम है ये, हो सकता है कि जल्द से जल्द अगर लागू होते तो हमारी हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा अपने आप में बन के खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।